हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं आपके लिए एक जीएस की नई प्रैक्टिस सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो दोस्तों प्रयास करते रहिए, हिम्मत मत हारिए। अगर आप प्रयासरत रहोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है और वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। यानी किसने हिटलर के बारे में यह कहा है कि हिटलर जर्मनी है और जर्मनी हिटलर है, और जनता जो जर्मनी की है वो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है। ठीक है, तो देखिए ये बात कही है आर हेम ने। किसने कही है? आर हेम्स ने ये बात कही है कि जर्मनी जो है वो हिटलर के प्रति वचनबद्ध है। ठीक है, हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। बात करते हैं हिटलर की। हिटलर कौन था? जर्मनी का, जर्मनी का तानाशाह था, जर्मनी का तानाशाह। और इसकी पार्टी कौन सी थी? नाजीवाद, नाजीवाद। ठीक है, और हिटलर के द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कौन सा विश्व युद्ध हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें जर्मनी पराजित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। मुसोलिनी, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। कहाँ का था? इटली का, इटली का तानाशाह। मुसोलिनी कौन था? इटली का तानाशाह था। ठीक है, इटली का तानाशाह। और इसकी पार्टी थी फांसीवाद। इसकी विचारधारा कहलाई फांसीवाद। की विचारधारा क्या थी? फांसीवाद थी इसकी। मुसोलिनी की विचारधारा क्या थी? फांसीवाद। और इटली की पार्टी का नाजीवाद नाम था। तो देखिए अति राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद से ही इनका उदय हुआ था। ठीक है, तो हिटलर के बारे में किसने कहा है? आर हेंस ने कहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा गया है। मतलब मंत्रिमंडल जो है क्या? स्टीयरिंग है। जहाज रूपी जहाज की जो स्टीयरिंग, गाड़ी में जो स्टीयरिंग होती है ना, गोल को जो घुमाते हैं उसको, तो इसके बारे में ये बात कही है म्यूर ने। किसने कही है? म्यूर ने। प्रोफेसर थे ये बिट्रेन के। म्यूर कहाँ के? बिट्रेन के, बिट्रेन के। और उन्होंने ये बात कही है कि जो मंत्रिमंडल है वो जहाज रूपी जहाज की क्या? स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है? इसका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जो है, जो और मंत्री हैं और सांसद हैं उनके समकक्ष है, लेकिन उन समकक्षों में प्रथम है। ठीक है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है मॉर्ले ने। किसने कही है? मॉर्ले ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जो है समकक्षों में प्रथम है। ठीक है, किसने कही है? मॉर्ले ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पशुपालन के साथ अगर खेती को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि, दोनों सही हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन को रिपीट कर दिया गया है, वहाँ खेती है और नीचे कृषि कर दिया गया है। देखिए कृषि के साथ, कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन किया जाता है। मछली पालन, मत्स्य पालन किया जाता है। मछली पालन, रेशम कीट पालन, तो ये सारे काम किए जाते किसी का, ये कहलाती है मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
द्रव चालित क्रिया किस प्रकार के कारण होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है? किस प्रकार का अपर्दन है? द्रव चालित जो क्रिया किस प्रकार से होने वाला एक अपर्दन है? तो देखिए ये प्रवाही जल द्वारा होने वाला अपर्दन है। किसके द्वारा होने वाला अपर्दन है? प्रवाही जल के द्वारा होने वाला अपर्दन है। किसके द्वारा? प्रवाहित। देखो नदी का जल प्रवाहित होता रहता है, इसका जल नदी का जल, नदी का जल क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है नदी का जल, ठीक है। और ये जल जो है जब नदी तट पर आती है तो उन तटों को तोड़ देती है दबाव के कारण, ठीक है। और जिससे ये क्या करती है? अपर्दन करती चली जाती है। तो द्रव चालित क्रिया किस कारण होने वाला अपर्दन? तो जल, प्रवाही जल के द्वारा होने वाला अपर्दन है, ठीक है। किसके द्वारा होने वाला अपर्दन है? प्रवाही जल के द्वारा होने वाला अपर्दन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? आपसे पूछा गया नवीनतम भूवैज्ञानिक युग कौन सा है? नवीनतम भूवैज्ञानिक युग कौन सा है? तो देखिए नवीनतम भूवैज्ञानिक युग क्रिटेशियस है। क्रिटेशियस नवीनतम भूवैज्ञानिक हो गया, ठीक है। इसमें जो दिए गए वो क्रम में लिख रहा हूं मैं। सबसे पुराना है परमियन, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा जुरासिक, जुरासिक जो डायनासोर का काल था, जुरासिक, ठीक है। इसके बाद आता है ट्राइएसिक, ट्राइएसिक। उसके बाद है तुम्हारा क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो ये क्रिटेशियस जो है ये नवीनतम युग है। सबसे पहले परमियन आता है, फिर जुरासिक आता है, फिर ट्राइएसिक आता है। तो सबसे नवीनतम कौन सा है? क्रिटेशियस है नवीनतम, ठीक है। जुरैसिक काल को आप जानते हो, जुरैसिक काल जो है ये सरीसृपों का काल था। किसका काल था? सरीसृपों का। बोलबाला था इस काल में सरीसृपों का, ठीक है। सरीसृपों में भी कौन? डायनासोर, डायनासोर, ठीक है। डायनासोर किस में आते थे? सरीसृप में आते थे, ठीक है। तो किसका काल था? डायनासोर का काल था ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त की जाती है? यानी पौधे का कौन सा रूप है जिससे चोको और चॉकलेट, शाख से, झाड़ी से, छोटे वृक्ष से या बहुत बड़े वृक्ष से, ठीक है। कोको और चॉकलेट जो प्राप्त की जाती है वो की जाती है झाड़ी की। कौन सा रूप है वृक्ष का? झाड़ी रूप है, जिससे हमें कोको प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कोको प्राप्त होती है और चॉकलेट प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा एक कोष की जीव है। तो देखिए सबसे बड़ा एक कोष की जीव जो है वो अमीबा है। कौन है? अमीबा। क्योंकि 2011 में अमीबा खोजा गया था। कहाँ पर? मैरियाना ट्रेंच में, मैरियाना ट्रेंच में, जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर है, जिसमें हमने दैत्याकार अमीबा को खोजा था। किसको खोजा था? दैत्याकार अमीबा, यानी विशालतम अमीबा था अमीबा, ये जो कितना 4 इंच का था। तो ये सबसे बड़ा एक कोष की जीव है अमीबा, ठीक है। अमीबा कैसा है? सबसे बड़ा एक कोष की जीव प्राप्त हुआ है अमीबा, ठीक है। अब यही जान लेते थे कि अमीबा, अमीबा किस संघ का जंतु है? अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु। कौन से संघ का जंतु? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, ठीक है। अमीबा से होने वाले रोग कौन से हैं? तो देखिए अमीबा एक होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा स्टोलिटिका, स्टोलिटिका, एंट अमीबा स्टोलिटिका। जो एंट अमीबा स्टोलिटिका है इससे होती है पैचिस। क्या होती है? पैचिस होती है एंट अमीबा स्टोलिटिका से। एक होता है एंट अमीबा जिंजावलिस, जिससे पायरिया रोग हो जाता है दांतों में, ठीक है। एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजावलिस, जिंजावलिस,
तो क्या होता है, पायरिया रोग होता है, पायरिया। ठीक है, कौन सा रोग होता है, पायरिया रोग होता है। आपसे पूछा जाता है कि अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है, प्रचलन, यानी अमीबा चलता है किसके द्वारा, तो अमीबा में प्रचलन होता है कूटपाद द्वारा, कूटपाद द्वारा को कहते हैं हम सूडोपोडिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। किसके द्वारा प्रचलन होता है, सूडोपोडिया के द्वारा अमीबा में प्रचलन होता है। अमीबा प्रोटोजोआ शंका जंतु है, एक कोष की जंतु, यूकैरियोटिक जंतु है, और इससे होने वाले रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा पैचिस होती है, और एंट अमीबा पायरिया द्वारा जिंजावलिस होती है। ठीक है, चलिए आज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो पहली बात, किस्कोग्राफ क्या है, तो देखिए किस्कोग्राफ द्वारा हम पौधों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधों के विकास के बारे में पता लगाते हैं। किस्कोग्राफ द्वारा हम पौधों के विकास के बारे में पता लगाते हैं। किसके बारे में पता लगाते हैं, पौधों के विकास के बारे में पता लगाते हैं। किस्कोग्राफ द्वारा पौधे के विकास के बारे में पता लगाते हैं। तो इसके बारे में हमें किसने बताया था, जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, जेसी बॉस ने बताया था। देखिए जेसी बॉस जो थे ये भौतिक वैज्ञानिक भी थे, भौतिक, रसायन, जंतु, तब वनस्पति वैज्ञानिक थे, सारे क्षेत्रों की इन्हें जानकारी थी, वनस्पति। ठीक है, वैज्ञानिक थे जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने किस्कोग्राफ के बारे में बताया था। आपको बता दूं, जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया था कि प्लांट्स में जीवन होता है, प्लांट्स में जीवन होता है, ने बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। देखिए जगदीश चंद्र बोस ने जब ये कहा कि प्लांट में जीवन होता है, और ये एक सेमिनार में गए जहाँ इन्होंने कहा कि प्लांट में जीवन, तो इनको अपनी बात को साबित करने के लिए जो फॉरेन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जहर रख दिया। उन्होंने कहा कि प्लांट में अगर जीवन होता है तो अगर ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो प्लांट मर जाएगा। तो वो इंजेक्शन लगाया गया और प्लांट जीवित रहा, वो मरा नहीं। तो जगदीश चंद्र बसु को अपनी रिसर्च पर इतना भरोसा था, इन्होंने कहा कि ये विष नहीं है लेकिन प्लांट में जीवन है, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने उस विष को पी लिया और वो ठीक ठाक रहे, और इन्होंने अपनी बात को साबित कर दिया। लेकिन क्योंकि इन्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा था और इनकी रिसर्च बिल्कुल सही थी, इसलिए तो जगदीश चंद्र बोस ने ही किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए पीसी महानलोवेस, ये अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री, पीसी महानलोवेस अर्थशास्त्री है, और इन्होंने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की थी। पीसी महानलोवेस को योजना मैन कहते हैं, प्लानिंग मैन कहते हैं, और इन्हीं के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोवेस मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पीसी महानलोवेस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, कान में, मेखला में, फेफड़ों में, कपाल में। देखिए महारंध्र जो एक द्वारक है ये कपाल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कपाल में पाया जाता है। ठीक है, कान में मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, स्टेपीज जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। कौन सी है, फीमर, जो कहाँ की हड्डी होती है, जांग की।
ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो देखिए, अपवर्तन किसको कहते हैं? अपवर्तन में क्या होता है, मतलब आभासी वर्चुअल चीज दिखाई देती है। जैसे अपवर्तन का उदाहरण बताऊं मैं, सूर्य उगने से पहले लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है, यानी अभी उगा नहीं है, उगने से पहले। दूसरा, अस्त होने के बाद, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, अस्त होने के बाद लाल दिखाई दे, अस्त हो चुका है और लालिमा जो दिखाई देती है लाल दिखाई देता है। ठीक है। प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? प्रकीर्णन का उदाहरण, सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। उगते समय लाल दिखाई देता है, दूसरा, अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय, याद रखना दोनों में अंतर है। अस्त होते समय, यहाँ अस्त होते समय, यहाँ अस्त होने के बाद है। अस्त होने के बाद और सूर्य उगने से पहले लाल दिखाई दे रहा है तो अपवर्तन है। उगते समय लाल दिखाई दे रहा है और अस्त होते समय लाल दिखाई दे रहा है तो वो प्रकीर्णन है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते। हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी चमकता है। हीरे का चमकना, कांच की प्रगनली अगर उसमें दरार है, उस दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आप ग्रीष्म ऋतु में जब रोड पर चलते हैं तो आपको दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी वहाँ नहीं होता है, और वो भी किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। मृगमरीचिका यानी रेगिस्तान में पानी दिखाई देना, वो भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा प्रयोग अनुपयुक्त है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही प्रयोग प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट का प्रयोग ही किसके लिए किया जाता है? प्रस्तुतीकरण के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज को तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पेज को हमें तैयार करना है और उस पेज को तैयार करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा है वो HTML। किस भाषा का प्रयोग करते हैं इंटरनेट प्रौद्योगिकी पेज तैयार करने के लिए? HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोलॉजी। इसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, या जीवधारियों के पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। शरीर क्रिया, शरीर विज्ञान यानी जो हमारा जो बॉडी है, फिजियोलॉजी है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। और जीवधारियों, प्राणी विज्ञान की भाषा का जैसे पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जीव पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? जीव पारिस्थितिकी कहलाता है।
पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण का पशुओं पर पड़ने वाला यानी पर्यावरण का जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। या उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। जबकि पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अंतर क्या कहलाता है? जीव पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्रपिंड किसमें पाया जाता है? तो देखिए वर्रपिंड जो है मादा सोमेटिक सेल्स में, मादा कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, नर कायिक कोशिकाओं में नहीं होता है। वर्रपिंड जो है मादा कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, नर कायिक कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो देखिए तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि तारों का रंग उनकी दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर। तारा जितना हमसे दूर होगा, देखिए सूर्य के जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रंग होते हैं वो विविग्योर रंग होते हैं। ठीक है, ये रंग का स्पेक्ट्रम होता है विविग्योर का। इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी होती है, कम तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक। सबसे अधिक क्या होता है? इसका प्रकीर्णन होता है। जबकि रेड रंग की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है। ठीक है, और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। जब ये तारा जो है, मान लीजिए जब कोई भी तारा हमसे दूर जा रहा है, क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो वो कौन से रंग की तरफ शिफ्ट होगा? लाल रंग की ओर जाएगा। ठीक है, दूर जा रहा है तो लाल रंग की ओर जाएगा, अगर नजदीक है तो वो बैंगनी रंग की ओर शिफ्ट होगा। तो तारों का जो रंग है वो हमें ये बताता है कि तारा हमसे कितनी दूरी पर है। ठीक है, तारों का रंग हमें क्या बताता है कि तारा हमसे कितनी दूरी पर है। अगर वह लाल रंग की ओर शिफ्ट हो रहा है तो वो हमसे दूर है। यानी जैसे जैसे वो इस तरफ हमें रंग दिखाई देते जाएंगे तारों के, तो वो हमसे नजदीक है, और इस तरफ दिखाई देते जाएंगे वो तारे हमसे दूर है। तो तारा का रंग क्या बताता है? उनकी हमसे दूरी बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रायोस्टेटिस और डोलोस्टेटिन जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक है? तो देखिए अभी हाल ही में समुद्री स्रोतों में इसका पता चला है, जो हमें इन ट्यूमरों के बारे में जानकारी देता है। समुद्र पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनसे हमें इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो देखिए ओजोन छिद्र के लिए जो प्रदूषक जिम्मेदार है वो CFC गैसेज है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो ओजोन परत के प्रदूषण के लिए मुद्दादार है। ओजोन इसके लिए 1987 में कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल बैठक हुई थी, मॉन्ट्रियल बैठक का समझौता, जिसे ओजोन समझौता कहते हैं। और ये कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, कनाडा में। और इसमें CFC गैसों के उत्सर्जन को कम करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, CO2 ये किसके लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 गैस उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, यानी वैश्विक तापमान, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। हमें CO2 के उत्सर्जन को कम करना होगा अगर पृथ्वी के तापमान को कम रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि शीत ऋतु समाप्त हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और जिससे क्या होगा? तटवर्ती क्षेत्र में वो डूब जाएंगे। CO ये विषैली गैस है,
इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। कैसी गैस है ये? विषैली गैस है, विषैली गैस है, ठीक है। और वो भी कैसी? दम घोंटू, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दम घोंटू गैस है। क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाती है? स्थायी बॉन्ड बना लेती है। क्या बनाती है? स्थायी बॉन्ड बना लेती है। देखिए अब शीत ऋतु आने वाली है तो कमरे में अँगीठी रख के मत सोना, क्योंकि वो कोयला जो है क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, और जिससे क्या होता है? हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। SO2 गैस, ये गैस जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा के लिए, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो अम्ल वर्षा होगी, वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओजोन परत है उसमें क्षति के लिए कौन सी गैस? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या? जलाना, गाड़ना, पाटना, पुनः चक्रण करना। देखिए जो प्लास्टिक होती है उसका पुनः चक्रण ही सबसे बढ़िया सर्वोत्तम हल है, पुनः चक्रण। जो अजैव निम्नीकरण यानी ऐसे प्रदूषक जो अपशिष्ट जिनका मतलब जो सड़ते गलते नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण पुनः चक्र, उन्हें पुनः रिसाइकिल करके पुनः बना दिया जाए। देखिए जलाने से वो प्रदूषण बहुत करती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, और गाड़ने या पाटने से वो गलते तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे? प्रदूषण ही फैलाएंगे, गंदगी करेंगे, ठीक है। तो उसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा? पुनः चक्र, रिसाइकिल द्वारा उन्हें पुनः बना दीजिए, पुनः यूज में आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है कि नया प्रदूषक नहीं आएगा, उन्हीं का रिसाइकिल करते रहिए तो उतने ही रहेंगे वो, और यही इसका सबसे बढ़िया हल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है देखो कृमि से की जाती है। कौन करता है? कृमि करता है वर्मी को। इससे क्या जैविक खाद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा? जैविक खाद बनाई जाती है, जैविक खाद। जो रसोई घर का जो कूड़ा होता है उसका प्रयोग करके वर्मी कंपोस्टिंग के जरिए क्या बनाई जाती है? जैविक खाद बनाई जाती है, और जैविक खाद जो है कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे क्या होता है? कृषि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ना कि कम नहीं होती। जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग हम अधिक करते हैं तो रासायनिक खाद के लिए हमें जल अधिक चाहिए और धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो जल की मात्रा भी कम चाहिए होती सिंचाई के लिए, और वह भूमि की उर्वरा शक्ति को लगातार बढ़ाता जाता है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा परीक्षा की दृष्टि से, और मैं आगे से अधिक क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपका GS का पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर हो सके, ठीक है। धन्यवाद।